बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 23 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 24 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। पेड सर्विस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया गया और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। अगर आपने पेड सर्विस हासिल करनी हो तो उसके लिए आप हमें नीचे जो दिए गए नंबर हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ़ीस कम होगी, अगर ड्यू डेट वाले दिन कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है वो ज़्यादा यानी डबल हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश किया करें कि ड्यू डेट से पहले पहले बुकिंग करवा लिया करें, फिर बाद में ना कहा करेंगे जनाब फ़ीस ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ये तो भाई हमारा रूल है कि हम फ़ीस ज़्यादा कर देते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा जी, तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। अच्छा ये है जी हमारे क्वेश्चन CS 403P के। बहुत ईजी है, सिंपल थ्योरेटिकल असाइनमेंट है, कोई इसमें प्रैक्टिकल नहीं करना। अच्छा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 ये है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन है जी, जिसमें ये है जी हमें एक ये देखें ये टेबल दिया गया, एक बुक टेबल दिया गया। इस टेबल को हमने बेसिकली 2NF तक जो है नॉर्मलाइज करना है। 2NF मीन सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक नॉर्मलाइज करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें सर ने हमें एक टेबल दिया प्रोडक्ट रिकॉर्ड के नाम से, जिसको हमने 3NF मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक जो है वो नॉर्मलाइज करना है। तो चलें बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों ये जो पहला टेबल है इसको पहले हम चेक करेंगे क्या ये टेबल, इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म तक लेके जाना है। अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाने से पहले आपको ये पता हो, सबसे पहले ये आपने वेरीफाई करना है कि क्या आपका ये जो टेबल है क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यस, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की ये खूबी होती है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की ये रूल होता है कि उसमें सेम वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरी की पूरी एक रो सेम वैल्यू मीन पूरी एक रो दोबारा रिपीट ना हो। जैसे ये देखो 101 101 फिक्शन, यहाँ पे माइस्ट्री 2010 लेकिन यहाँ पे देखो ये कोर्स जनरेशन जो है वो डिफरेंट हो गई है। समझ रहे बात को? तो इसलिए यहाँ पे ये एटॉमिक वैल्यूज हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं क्या इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। तो आपने सबसे पहले ऐसे हेडिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन। नीचे आप लिखना है 1NF मीन कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो टेबल था ये वाला, ये बुक टेबल, क्या ये फर्स्ट NF में मौजूद है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग दी 1NF। वो देखो नीट एंड क्लीन असाइनमेंट मैंने आपको बना के दी है, कोई मैंने एक्स्ट्रा वजाहत नहीं की, टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले मैंने 1NF की डेफिनेशन की कि 1NF का रूल क्या है, ऑल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक, नो रिपीटिंग ग्रुप्स। उसके बाद मैंने बताया बुक टेबल ऑलरेडी इन 1NF, कि हमारा जो टेबल है बुक वाला टेबल ये ऑलरेडी 1NF में मौजूद है। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है क्या ये 2NF में भी मौजूद है। तो 2NF की रूल क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो बी इन 1NF के मतलब 2NF में कोई भी टेबल तब जाता है जब वो ऑलरेडी 1NF में मौजूद होता है। तो हमारा टेबल ऑलरेडी 1NF में मौजूद है, यानी एक रूल पूरा हो गया। दूसरा रूल क्या है, नो पार्शियल डिपेंडेंसीज। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दोस्तों किसी होल प्राइमरी की पर डिपेंड ना करे, मतलब लाइक एक प्राइमरी की है आपकी, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि उसके हाफ पे डिपेंड कर रहा है आपका कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। और ये नहीं होनी चाहिए आपके टेबल के अंदर। अगर ये पाई जा रही है इसका मतलब आपका टेबल 2NF में मौजूद नहीं है, उसको 2NF में लेके जाना पड़ेगा। और ये मैंने आपको अपनी प्लेलिस्ट में CS 403 की प्लेलिस्ट में अच्छे से सिखाया था कि कोई भी टेबल को चाहे आपने किसी भी नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना हो, सिंपली उसका एक ही तरीका है, क्या उसको 2 टेबल्स में डिवाइड कर दो, मतलब डीकम्पोज कर दो, तो वो ऑटोमेटिक आपका डिवाइड हो जाएगा जब, तो वो ऑटोमेटिक उस नॉर्मलाइजेशन उसकी हो जाएगी कंप्लीट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे हमने कहा नो पार्शियल डिपेंडेंसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट इन बुक टेबल, कि आपके इस बुक टेबल के अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। तो अगर ये पाई जा रही है तो इसका मतलब आपका टेबल 2NF में मौजूद नहीं है। अब हमने ये वजाहत की आगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी कैसे यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, बिकॉज क्योंकि द कंपोजिट की इज़, कि यहाँ पे जो कंपोजिट प्राइमरी की है वो कौन सी है, बुक आईडी और जनरेशन, ये दोनों मिलकर प्राइमरी की बना रहे हैं, कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। तो दोस्तों होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि आपको ये जो नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब जिसका नाम क्या है जी, जिसका नाम है पब्लिकेशन ईयर, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा हो किसके ऊपर, बुक आईडी और जनरेशन के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपका जो पब्लिकेशन ईयर है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है बुक आईडी के ऊपर, पब्लिकेशन जनरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसलिए यहाँ पर आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। समझ रहे बात को? तो ऊपर अभी बात हुई थी कि ये जो पब्लिकेशन ईयर है जो कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ये आपकी इस पूरी होल कंपोजिट प्राइमरी की पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये होल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि एक सिंगल बुक आईडी पे डिपेंड कर रहा है, जनरेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि इसको दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी पाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपने लिख देना, नीचे वजाहत लिख देनी है, बिकॉज द कंपोजिट की इज बुक आईडी जनरेशन बट पब्लिकेशन ईयर ओनली डिपेंड्स ऑन बुक आईडी नॉट जनरेशन। आगे आपने लिख देना बुक टेबल डीकम्पोज इनटू 2NF टेबल्स, कि अगर आपने इस बुक टेबल को 2NF में कन्वर्ट करना तो उसको लिए आपको डीकम्पोज करना पड़ेगा इसको। तो हमने डीकम्पोज कैसे किया, हमने अपने बुक टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया। पहला टेबल बनाया बुक के नाम से जिसमें हमने बुक आईडी और पब्लिकेशन ईयर लिख दिया। तो ऐसे ही आपने भी इसको लिख लेना टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने दूसरा टेबल बनाया बुक जनरेशन के नाम से, जिसके हमने दो एट्रीब्यूट ऐड किए हैं, बुक आईडी और जनरेशन। अब यहाँ पे हमने लास्ट पे कंक्लूजन लिख दिया, दीज टू टेबल्स रिमूव द पार्शियल डिपेंडेंसी एंड सेटिस्फाई 2NF। तो अब ये हमारे जो दो टेबल हैं, ये हमारे दोनों टेबल जो है 2NF को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों सोल्यूशन था। ठीक है, तो एक दफ़ा दोबारा सोल्यूशन दिखा देता हूँ डिटेल से, ये देख लो एक दफ़ा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हेडिंग थी ऊपर, ये नीचे देख लो, ये वजाहत है जी। उसके बाद नेक्स्ट ये देखो जी, उसके बाद नेक्स्ट ये देखो जी। ठीक है जी, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें एक टेबल दिया गया था, उसको हमने 3NF तक लेके जाना था। तो सबसे पहले वही सेम तरीका कि 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या हमारा टेबल जो है 1NF में मौजूद है। तो यस, हमने कहा प्रोडक्ट रिकॉर्ड टेबल ऑलरेडी इन 1NF। तो ये उम्मीद है आपने इतना इतना लिख लिया। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लो। नेक्स्ट हम अब चेक करेंगे क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो टेबल है जिसका नाम प्रोडक्ट रिकॉर्ड है, क्या वो 2NF में मौजूद है। तो यस, रूल के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा जो टेबल है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है 2NF के अंदर। ठीक है, जब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट 2NF में कर रहा है तो अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 3NF पे। तो ये नेक्स्ट हमने देखा, हम नेक्स्ट अब रूल लिखे पहले 3NF के रूल क्या है, बी इन 2NF, कि आपका टेबल पहले से 2NF में मौजूद हो। आगे नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि आपके टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी किसे कहते हैं, कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा हो, तो इसको कहते हैं नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है, एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये 3NF में मौजूद नहीं है। तो इसको 3NF में लेके जाना है। आगे देखिए मैंने नीचे लिखा है बिकॉज, क्योंकि सप्लायर कंट्री डिपेंड्स ऑन सप्लायर नॉट डायरेक्टली ऑन प्रोडक्ट आईडी। इस वजह से आपकी यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जा रही है। तो अब हमने क्या करना है, इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट रिकॉर्ड वाले टेबल को डीकम्पोज करेंगे ताकि हम उसकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकें। तो हमने इसको दो टेबल में डिवाइड कर दिया, एक टेबल 1 प्रोडक्ट के अंदर, एक टेबल 2 सप्लायर इन्फो के अंदर। तो टेबल 1 प्रोडक्ट नाम का टेबल बना लिया जिसमें हमारे पास ये प्रोडक्ट टेबल है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर और उसकी प्राइमरी की कौन सी प्रोडक्ट आईडी। दूसरा टेबल में बनाया सप्लायर इन्फो। तो सप्लायर इन्फो के अंदर 2 एट्रीब्यूट हैं, सप्लायर और सप्लायर कंट्री, जिसमें प्राइमरी की सप्लायर है। तो जब हमने ये 2 टेबल बना लिए, अब जनाब हमारे ये दोनों टेबल जो है ये 3NF को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्योंकि इनमें कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद नहीं है। तो ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया। तो एक दफ़ा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन दोबारा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतना जी, उसके बाद नेक्स्ट ये है जी, उसके बाद नेक्स्ट ये है जी। ठीक हो गया जी। तो इस तरह दोस्तों हमारा जो असाइनमेंट है उसका कंप्लीट 100% करेक्ट सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। यही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।